नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी में आज से शुरू होगा मॉनसून सत्र। 30 जुलाई को योगी सरकार पेश करेगी बजट। 30 जुलाई को योगी सरकार पेश करेगी बजट, अनुपूरक बजट। कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बजट का होगा इंतजाम। आज से 2 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। 29 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। इस बार नेता प्रतिपक्ष होंगे माता प्रसाद पांडे। कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बजट का इंतजाम। 2 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से 29 जुलाई से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है, अनुपूरक बजट सामने आ सकता है, क्या कुछ खास आ सकता है बजट में? बिल्कुल प्रियंका, देखिए यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 बजे से विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि इस बार सत्र में क्या कुछ सरकार के एजेंडे रहेंगे और किस तरीके से पूरा सत्र जो है वो रहने वाला है। 5 दिन का ये सत्र जो है वो इस बार बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस जो मानसून सत्र है इसी में अनुपूरक बजट जो है वो लाया जाएगा। खास बात यह है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है, चूंकि अखिलेश यादव जो है वो दिल्ली संसद पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जगह खाली थी। लंबे समय से उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सपा ने पूर्व जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं माता प्रसाद पांडे, अब उनको अपना नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है विधानसभा में भेजा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब आज से जो सत्र की कार्रवाई शुरू होगी उसमें अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे जो हैं वो जो है भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं सरकार ने भी हालांकि बहुत सारी तैयारियां करी हुई हैं। आज इससे पहले जो है अभी अगर आप देखें तो लोक भवन के अंदर सर्वदलीय बैठक जो है वो चल रही है। जो लोक भवन है उसके अंदर बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक है वो इस समय चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और वहां पर वो अपने विधायकों के साथ में सभी के साथ में रणनीति बनाने की किस तरीके से जो विपक्ष मुद्दे अंदर उठाएगा सदन के अंदर उसका किस तरीके से जवाब देना है, सरकार क्या कुछ एजेंडा लेकर आएगी, क्या कुछ रणनीति जो है वो पूरी रहेगी। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है चर्चा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहां से निकलने के बाद सीधे जो है विधानसभा सदन में पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो एक तरफ अनुपूरक बजट सामने आने वाला है। बताया जा रहा है कि कुंभ से लेकर अलग अलग चीजों के लिए बजट सामने आ सकता है। बसों की खरीद को लेकर भी आज जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। तो एक तरफ तो योगी सरकार का बजट, दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आज सामने आने वाला है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां करी गई हैं कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा हो, बिजली कटौती का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का पूरी तरीके से प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें जरूर विपक्ष के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से हंगामा किया जा सकता है। हालांकि अगर आप देखें इस समय मैं विधानसभा में मौजूद हूँ और 10 बजे का समय जो है वो बच चुका है। पीछे की थोड़ा सा अगर आप नजारा देखेंगे तो यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, हर एक चीज की जो है पूरी तैयारी की गई है। और माना जा रहा है अब से महज कुछ देर बाद यहाँ पे मैं इस समय खड़ा हुई है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, यहाँ पर आकर सभा के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सदस्य जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं प्रदर्शन या हंगामा करने के लिए, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो जिस तरीके से हर बार तस्वीर देखने को मिलती है कि हाथों में बैनर लेकर जो है वो सरकार का विरोध करते हुए नजर आते हैं, तो ठीक उसी तरीके की जो तस्वीर है वो आज भी देखने को मिल सकती है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो विपक्ष ने तैयार करी है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो जो है इसके अलावा महंगाई का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हो, बिजली कटौती को लेकर हो। इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तरीके से विपक्ष ने रणनीति बनाई है और इसी रणनीति का कैसे जवाब देना है इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि रिकॉर्ड के साथ में, आंकड़ों के साथ में जवाब जो है वो विधानसभा के अंदर विपक्ष के सभी सवालों का जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाए। जी बिल्कुल। तो कुछ ही देर में अब से कार्रवाई शुरू होगी। 11 बजे से जब सत्र की शुरुआत होने वाली है, आपने यहाँ पर जानकारी दी कि विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आने वाला है। सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी हंगामे की शुरुआत होना तय माना जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक शुरुआत हो सकती है कम से कम?
देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें जरूर इस बात को लेकर चर्चा करी गई और इस बात का सभी लोगों ने आश्वस्त किया कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको चलने दिया जाएगा। विधानसभा की जो कार्रवाई है वो बीच बीच में स्थगित नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अनुरोध किया गया कि सदन के अंदर हंगामा ना किया जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की जा सके, ताकि जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जन कल्याण के जो मुद्दे हैं, उनको जो है प्रभावी रूप से उठाया जा सके। तो इस बात पर जरूर विपक्ष की तरफ से भी जो है वो सहमति जताई गई थी। लेकिन चूंकि हर बार इस तरीके की सर्वदलीय बैठक होती है सदन को शुरुआत से पहले और उसमें इस तरीके के आश्वासन जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो उस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है, हालांकि अभी तक जैसा मैंने बताया कि अभी तक कहीं अभी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से कहीं कोई भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है, समाजवादी पार्टी का कोई भी सदस्य जो यहाँ पर प्रदर्शन करे, हंगामा करे। लेकिन माना जा रहा है कि सदन के अंदर भी इस बात को लेकर जो है वो अपनी आवाज को विपक्ष मजबूती से उठाते हुए सरकार को घेरने की पूरी तरीके से रणनीति बनाई हुई है, उसको घेरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। माता प्रसाद पांडे की बात करें तो जिस तरह से माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्षों के नाम पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, हालांकि कई नाम इस रेस में चल रहे थे, लेकिन माता प्रसाद पांडे को कितनी बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सपा सुप्रीमो ने दी है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए सपा सुप्रीमो नजर आ रहे हैं, यूपी में माता प्रसाद पांडे और उसके बाद सत्र की शुरुआत। प्रियंका, देखिए, इसके पीछे एक सदी हुई रणनीति है। चूंकि खुद अभी तक अखिलेश यादव यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा के अंदर थे, लेकिन चूंकि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसके बाद उन्होंने दिल्ली की राजनीति करने का फैसला किया है और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ था। लंबे समय तक इसको लेकर कयास लगाए जाते रहे, लंबे समय तक नामों को लेकर चर्चा चलती रही कि आखिर समाजवादी पार्टी किसको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भेजेगी। माता प्रसाद पांडे चूंकि पहले वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो ऐसे में काफी अनुभव वो रखते हैं और जो पार्टी के मुद्दे हैं उनको बखूबी और बहुत ही अच्छी तरीके से वो सदन के अंदर उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं चूंकि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में जो एक कह सकते हैं कि समीकरणों को जो साधने का प्रयास है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहतर तरीके से किया गया है। और माता प्रसाद पांडे चूंकि अनुभवी व्यक्ति हैं, काफी लंबे समय तक वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी जो है वो उठा चुके हैं, तो उनको सारी चीजें बहुत बखूबी पता है। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव का लाभ जो है वो समाजवादी पार्टी लेना चाहती है, इसीलिए उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने भेजा है। और कहीं ना कहीं आज से जो सदन की शुरुआत होगी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे जो है वो नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नजर आने वाले हैं। अनुपूरक बजट की शुरुआत हो रही, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, सत्ता पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी तैयार है। किस तरह का सत्र हो सकता है, कितना हंगामेदार सत्र होने की आसार तो पहले से ही माने जा रहे हैं, लेकिन क्या सत्ता पक्ष अपनी जो बातें इस बजट में रखना चाहता है अनुपूरक बजट में, और जिस तरह का सत्र है मानसून सत्र, वो कार्रवाई आगे होती हुई नजर आ रही है आगे आने वाले दिनों में? कुछ साफ तौर पर देखिए 5 दिन का ये सत्र जो है वो बुलाया गया है। आज जो है विधायी कार्य की शुरुआत जो है वो होगी और बाकी अन्य दिन भी कई अलग अलग जो विधायी कार्य हैं वो किए जाएंगे। अलग अलग प्रस्ताव है जिनको विधानसभा के अंदर लेकर आना है, उनको पास कराने की अनुमति की आवश्यकता है, तो उनको यहाँ पे पास कराया जाएगा। इसके अलावा अनुपूरक बजट जो है वो सरकार वर्ष 2024 और 25 वित्तीय वर्ष के लिए लेकर आएगी। देखना होगा इस अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास चीजें रहती हैं, किसको क्या दिया जाएगा। हालांकि स्वरूप जो है वो बहुत बड़ा नहीं रहने वाला है, चूंकि अनुपूरक बजट है, पूर्णकालिक बजट जो है इससे पहले सरकार ला चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि चूंकि बजट की आवश्यकता है, तो ऐसे में कुंभ को ध्यान में रखते हुए आज ये अनुपूरक बजट लाया जाएगा और उसमें कुंभ को लेकर विशेष तौर पर बजट जो है वो अलॉट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। कुंभ को लेकर तैयारियों की यहाँ पर आपने बात की है, अलग से अनुपूरक बजट सामने आ रहा है, कुंभ को लेकर विशेष तौर पर बात भी की जा रही है। पिछला कुंभ जिस तरह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऑर्गेनाइज किया गया था, पूरे देश और दुनिया में उसको लेकर चर्चा हुई थी और जिस तरह का सफल कुंभ रहा था, इस बार क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है, किस तरह से उसकी शुरुआत की जाएगी? कुंभ को लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और उसको जिस तरीके से पिछला कुंभ सरकार ने आयोजित किया था उससे बेहतर इस बार करने का लक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। कहीं पर कोई भी गड़बड़ी ना हो, साफ सफाई की विशेष तौर पर व्यवस्था रखी जाए और व्यापक स्तर पर जो है वो तैयारियां कह सकते हैं कि वो शुरू हो चुकी हैं और अभी से ही सरकार तैयारियों में जुट चुकी है कि कैसे कुंभ को जो है वो इस बार आयोजित करना है ताकि उसके जरिए बेहतर एक मैसेज भी जाए और जिस तरीके से कहीं ना कहीं करोड़ों लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर तैयारियां जो है वो फिलहाल अभी चल रही और उसी के लिए कह सकते हैं कि बजट की विशेष तौर पर आवश्यकता होगी। तो माना जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट इस सरकार लेके आएगी उसमें कुंभ को लेकर भी विशेष तौर पर बजट आवंटित किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो कुंभ को लेकर विशेष बजट आवंटित होगा। इसके अलावा प्रियम, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है?
बिल्कुल, देखिए सीएम योगी जो है आज विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले अपने विधायक दल की जो बैठक है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो इस समय लोकभवन में चल रही है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बाकी अन्य जो सदस्य बीजेपी के वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर रणनीति बनाई जा रही है कि जो विपक्ष मुद्दे उठाने वाला है उनका किस तरीके से जवाब देना है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले इस पर तौर पर कहा जा चुका है कि जो भी मुद्दे विपक्ष उठाएगा उनका सरकार बखूबी तौर पर जवाब देगी और आंकड़ों के साथ में जवाब देगी। और इसी बात को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथी जो सहयोगी सदस्य हैं उनसे भी इस बात को कहा है कि जो भी मुद्दे उठाए जाए, जिनका भी जवाब दिया जाए वो बाकायदा आंकड़ों के साथ में, पेपर्स के साथ में जो है वो आंकड़े जो है जवाब जो है वो दिया जाए, ताकि जो कहीं ना कहीं पूरी जो पारदर्शिता है वो बरकरार रहे। और इसी बात को लेकर कह सकते हैं कि रणनीति बनाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं लोकभवन में। फिलहाल अभी इस समय ये बैठक चल रही है, वहां से निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ लोकभवन पहुंचेंगे, यहाँ पर आकर मीडिया से वो बात करेंगे, उसके बाद सदन की कार्रवाई में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रियम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अनुपूरक बजट की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। विधानसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही कार्रवाई शुरू होगी और इसी बीच कुछ अहम राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में जिस तरह की चर्चा बरकरार है, पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ राजनीतिज्ञ कह रहे हैं, राजनीति के दिग्गज कह रहे हैं। सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अनुपूरक बजट को लेकर जानकारी दे रहे थे कि सबको साथ लेकर चलने का एक बार फिर से लक्ष्य रखा गया है। प्रियम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी प्रियम, डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है अनुपूरक बजट को लेकर, उन्होंने कहा है और एक बार फिर से इस बात को लेकर इशारा किया है कि यूपी के विकास के साथ ही साथ सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य सरकार का है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आज इस तरीके से बैठक हो रही है, बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि पिछले दिनों अगर आप देखें तो उन्होंने जरूर योगी आदित्यनाथ की जो बैठकें हो रही थी, सरकार की जो बैठकें होती थी, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन दिल्ली गए, वहां पर जाकर शीर्ष नेतृत्व के साथ में मुलाकात हुई है। उसके बाद आज जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आज जो ये बीजेपी विधान दल की जो बैठक बुलाई गई है उसमें शामिल होने के लिए दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश जरूर देने का प्रयास किया जा रहा है और साफ तौर पर उनकी तरफ से भी बयान दिए गए और उन्होंने कहा कि जितने भी जो भी मुद्दे रहे हैं उनका विशेष तौर पर जवाब दिया जाएगा। सरकार हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो भी मुद्दों को उठाएगा उसका सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी। सरकार पूरे देश के विकास को लेकर जो है वो तत्पर है, संकल्पित है और कहीं ना कहीं उस तरीके की जो दावे हैं वो जरूर लंबे समय से जो है वो किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज भी ब्रजेश पाठक का जो ये बयान आया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, उसी को लेकर आगे रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे प्रदेश का जो विकास है उसको जारी रखा जाए। जी बिल्कुल प्रियम, एक तरफ अनुपूरक बजट और विधानसभा का सत्र और दूसरी तरफ अंतरकला को लेकर जो बीच में खबरें आ रही थी, दिल्ली जाने के बाद आपका यहाँ पर इशारा है कि कहीं ना कहीं वो जो अंतरकला बनी हुई थी उसको किसी तरह पाटने का कोशिश और प्रयास यहाँ पर किया गया है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर, सपा सुप्रीमो खासतौर से इस मुद्दे को लेकर बयान पर बयान दे रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि दो नेताओं की नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है। अब जिस तरह से तीनों एक बार फिर से बैठक में शामिल हो रहे हैं, बजट को लेकर आगे आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो जो रिश्तों पर बर्फ जमी हुई थी वो पिघल चुकी है? देखिए बिल्कुल इसको लेकर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक रूप से सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, शीर्ष नेतृत्व के साथ में वार्ता हुई और माना जा रहा है कि वहां पर कहा गया है कि प्रदेश के अंदर सब लोग साथ में मिलकर जो है वो कार्य करें। कहीं पर भी इस तरीके की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे पता चले कि संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चूंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होने हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर और वो केवल नंबर ऑफ 10 सीट्स नहीं है बल्कि इन सबके जरिए एक मैसेज जाएगा और ये इसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि अगर संगठन और पार्टी के अंदर इस तरीके से अंतरकला रहेगी तो उसका साफ तौर पर उसको चुनावी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है और वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस आपसी रंजिश को, जो आपसी रार थी, माफ कीजिएगा, उसको कहीं ना कहीं दूर करने का जो है वो पूरी तरीके से प्रयास जो है वो कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दाव चला है। अखिलेश यादव ने सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सांसद बनने से पहले इस पद को खुद अखिलेश यादव ने अपने पास रखा था, लेकिन अब उन्होंने नए नाम का ऐलान कर दिया है। चर्चा यह भी थी कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को यह पद सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम चुना। माता प्रसाद पांडे सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। पूर्वांचल की राजनीति में माता प्रसाद पांडे का बड़ा रसूख है। वहीं सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा से विधायक हैं। इससे पहले 2012 में अखिलेश की पहली बार यूपी सीएम बनने के समय उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 12% से अधिक है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे और समाजवादी पार्टी की रणनीति को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा से विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर खास बातचीत की हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा रविदास मेहरोत्रा ने, आपको सुनाते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी हैं। मानसून सत्र को लेकर की क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बाढ़ आई हुई है, लोग फंसे हुए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने राहत का कहीं कोई भी काम नहीं किया है। उल्टे जो अकबर नगर है, बरसात का मौसम था, उन लोगों के मकानों को तोड़ दिया और उसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे ही खुर्रम नगर, रहीम नगर, अबरार नगर, हैदरकला नाले के किनारे लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई होने जा रही है। इसलिए हम लोग इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नौकरशाही निरंकुश हो गई है, कोई अधिकारी बैठता नहीं है, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, बिना पैसे लिए हुए कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपका क्या मानना है, पीडीए में क्या मजबूत होने जा रहा है कि दलित वर्ग का या दलित वर्ग जो है मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि दलितों ने लोकसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में हम लोगों को वोट दिया। इसी कारण समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वाइड, लखनऊ। में आज सावन के दूसरे सोमवार को भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। आगरा शहर के चारों शिवालय बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। आपको बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार को आगरा में चारों शिवालयों की 22 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। कैलाश महादेव, बलकेश्वर महादेव, राजेश्वर महादेव और रावली महादेव की परिक्रमा की जाती है। बता दें कि आगरा के चारों दिशाओं में शिव मंदिर विराजमान है, जहां रविवार रात से ही ये परिक्रमा शुरू हो जाती है, जो सोमवार सुबह तक लगाई जाती है। वहीं सावन के सोमवार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। उसके बाद में हम साल भर में 365 दिन बाद एक दिन आता है भोले की यात्रा करने को, भोले को मनाने का, और जिसके लिए हम शिव भक्त पूरा अपना जड़ सर सब कुछ निकाल के उनके लिए अर्पित कर देते हैं। महादेव के लिए हमारी यात्रा शुरू होगी। और जो 800 साल पुराना मंदिर है राजराजेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ से राजपुर चुंगी पे जो है वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। उसके बाद में हम ये रावली का मंदिर है, उसके बाद में हम कैलाश का मंदिर जाएंगे, उसके बाद में बलकेश्वर महादेव का पूरा मंदिर पूरा भ्रमण करेंगे आगरा का आज की रात को। ताजनगरी आगरा बम बम भोले की गूंज से गूंज उठा है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और सोमवार से एक दिन पहले ताजनगरी आगरा में लोकल की परिक्रमा की जाती है। शिव भक्त तमाम जो शिव भक्त है आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ से निकल रहे हैं, और ये आगरा के प्राचीन जो मंदिर है रावली का मंदिर, यहाँ से दर्शन करने के बाद ये आगरा के चारों जो शिवालय हैं उन पर पहुंचेंगे और वहां से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद सुबह ये यहाँ पहुंचेंगे। वही अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पहले से एडवाइजरी जारी कर दी थी। जो परिक्रमा लगाने वाले लोग हैं वह उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, रोड डाइवर्ट किया गया है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने खास आगरा शहर में परिक्रमा वालों के लिए व्यवस्थाएं की हैं। आपको बता दें जो परिक्रमा में लोग जाते हैं, श्रद्धा से लोग जाते हैं, चारों शिवालयों के दर्शन करने के लिए वह जाते हैं, उनके लिए खास व्यवस्थाएं देखिए। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बम बम भोले की गूंज से पूरा ताजनगरी आगरा इस समय
गूंज रहा है। वहीं आगरा पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए साफ तौर से कहा है कि जो परिक्रमा वाले हैं वो लाठी डंडे का प्रयोग नहीं करेंगे, वही पानी का पाउच भी नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि खास व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि ताजनगरी आगरा में शांतिपूर्वक तरीके से परिक्रमा चल रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया। दिल्ली में तेज बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस स्टडी में सर्कल में बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम को जलभराव के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट के फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात सुबह 2 छात्राओं और 1 छात्र का शव बाहर निकाला गया। वहीं एनडीआरएफ ने बताया कि 14 छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। वहीं फाइनल राउंड की सर्चिंग अभी भी जारी है। हादसे के बाद देर रात से ही स्टूडेंट ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने दावा किया है कि 8 से 10 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। See, yesterday an incident of flooding in the basement in Old Rajendra Nagar was reported, in which some people were reported to have been trapped. Search and rescue operations were launched, in which Delhi, along with Delhi Police, Delhi Fire Service, and NDRF was also involved. At the end of the search and rescue operation, 3 dead bodies were recovered from the basement. All 3 of them have been identified, and the family members have been informed, and they are. Shreya Yadav, who is a native of Ambedkar Nagar district of UP, Tania Soni, whose permanent address is of Telangana, and one Nevin Dalvin, resident of Ernakulam in Kerala. So yesterday around 7:10 we got a call that there is a heavy rain in this Karalbagh area, in one of the basement. 2 or 3 children are trapped. 2 students are trapped. Immediately we reached fire tender. And when we reached there, the water, basement was full of water, and the road level and basement level due to the water was the same. And because of that, there are a lot of difficulty for removing the children. First, we have to pump out the water. The first priority was to pump out the water. But at that time, when we are pumping out the water, because the water was already in the road, so the same water is going back into the basement. It took a lot of time. Once the water receded on the road, then we started, pumping has been started, and within half an hour we reduced the water from level of almost 12 feet to around 8 feet, and then we got one body of girl, and again second body is removed, and now water, you can say rescue operation is over. We have pumped out all the water of the basement. Now basement is clean, rescue water is over. बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहां लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूं कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा, और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया, और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए।
देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो 24 घंटे आप देखेंगे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को समस्या का जो है हमें समाधान दे सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।